हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। और आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, दैट इज़ अकाउंट्स ऑफ द कंपनी। जो ये टॉपिक, इट्स अ वेरी बिग टॉपिक। नॉर्मल क्लास में इसको ख़त्म करने में लगती हैं 6 क्लास। नॉर्मली 6 क्लास लगती हैं इस टॉपिक को ख़त्म करने में, और इतने बड़े टॉपिक को ख़त्म करने में हम कोशिश करेंगे इसको रिवाइज करें विद इन 1.5 आवर। 1.5 घंटे में से रिवाइज करने की पूरी पूरी कोशिश। लिखो बच्चों, पहला सेक्शन दैट इज़ सेक्शन 128। लिखना शुरू करें। लिखो सब सेक्शन 1। लिखेगा, ये लिखा हुआ है कि जो कंपनी है, हर कंपनी प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेगी। सबको पता है ये हर कंपनी बच्चों क्या मेंटेन करेगी? प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेगी। सेक्शन 128 सब सेक्शन 1 में लिखा हुआ है, बड़ी अच्छी बात है। और जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेगी, आपको ये याद रखना है दैट फर्स्ट पॉइंट, बुक्स ऑफ अकाउंट रिलेटिंग टू व्हाट, मतलब जो बुक्स ऑफ अकाउंट आप मेंटेन करोगे वो रिलेटिंग टू किस चीज़ के रिलेटिंग बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है। तो लिखेगा, लोमेकर कहता है एसेट एंड लायबिलिटी के, सेल एंड परचेज के, और लिखेगा दैट इज़ इनकम एक्सपेंडिचर के। हर कंपनी को ये अकाउंट मेंटेन करने, और कुछ कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग माइनिंग कंपनी होती है उनको कुछ कॉस्ट रिकॉर्ड्स भी मेंटेन करने पड़ते हैं। द कंपनी हैज़ टू मेंटेन सर्टेन कॉस्ट रिकॉर्ड एज वेल। तो हर कंपनी को, आई वुड से हर कंपनी को ये 4 चीज़ें याद रखनी है। इन 4 चीज़ों के रिगार्डिंग बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन रखने हैं। प्लस 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 जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन आप करेंगे, एक चीज़ और लिखेगा, तो लिखा हुआ है बुक्स में, बुक्स जो आप बनाओगे, बुक्स ऑफ अकाउंट जो बनाओगे, उसके अंदर कोई फेक ट्रांजेक्शन नहीं होनी चाहिए, कोई झूठी। लेकिन मानता कौन है आप मुझे बताओ। सत्यम केस में हमने देखा 6,000 करोड़ की विंडो ड्रेसिंग, फेक ट्रांजेक्शन्स दिखा रखी थी। लिखेगा फेक ट्रांजेक्शन ना हो, कोई ट्रांजेक्शन सप्रेस या छुपा ना रखी हो। लेकिन अगेन आई वुड से मानता कौन है सर। नेक्स्ट पॉइंट, बुक्स ऑफ अकाउंट आपको एक्रूअल बेसिस पे बनाने हैं, अकाउंट्स में आपने पढ़ा होगा, और डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने हैं। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने हैं। और 128 सबसेक्शन 1 ये भी बोलता है कि ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट है, ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट है, ये आप कहाँ मेंटेन करोगे। तो लोमेकर कहता है बुक्स ऑफ अकाउंट आप कहाँ रखोगे? रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखोगे। और कहाँ रखोगे? क्या कोई एनी अदर प्लेस पे रख सकते हो? यस सर, आप एनी अदर प्लेस पे भी बुक्स ऑफ अकाउंट रख सकते हो, बट दैट प्लेस शैल बी विद इन इंडिया। और इसके लिए आपको 2 काम करने पड़ेंगे। BR पास करना पड़ेगा। क्या पास करना पड़ेगा बच्चों? BR पास करना पड़ेगा। और BR पास करके इस बात की खबर ROC को देनी पड़ेगी इन द फॉर्म AOC 5। और ये खबर आपको BR पास करके ROC को देनी है विद इन 7 डेज़ की हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट कहीं और रख रहे हैं। तो अगर आपने ऐसा कर लिया, तो इन दैट वेरी केस अगर आपने ऐसा कर लिया, तो आई वुड से ये 128 सबसेक्शन 1 के प्रोविज़ो में लिखा हुआ है, प्रोविज़ो 1 में लिखा हुआ है। तो सर दैट इज़ 128 सबसेक्शन 1 इज़ ऑल अबाउट बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे बनाने हैं, किस चीज़ के बनाने, और बुक्स ऑफ अकाउंट कहाँ मेंटेन करने हैं। ये सारी बातें आई वुड से कहाँ लिखी है? 128 सबसेक्शन 1 में लिखी हुई है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। 128 सबसेक्शन 2 क्या कहता है? लिखेगा, इट सेज ब्रांच अकाउंट। ब्रांच अकाउंट तो ये है दैट इज़ कंपनी एक्स लिमिटेड, और जो ये कंपनी एक्स लिमिटेड है इसकी एक ब्रांच है, इसकी एक ब्रांच है। तो लोमेकर कहता है जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वहाँ पे तो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने ही हैं, लेकिन जो ब्रांच है, ब्रांच पर भी सेपरेट अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे। सेपरेट अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे इवन एट द ब्रांच। यू हैव टू मेंटेन सेपरेट अकाउंट इवन एट अ ब्रांच। ब्रांच के ऊपर आपको सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे। और जो और इस ब्रांच को क्या करना पड़ेगा? इस ब्रांच को क्या करना पड़ेगा? एट क्वार्टरली इंटरवल, क्वार्टरली इंटरवल्स पे, क्वार्टरली इंटरवल पर आपको समराइज रिटर्न, आपको समराइज रिटर्न आपको फाइल करनी पड़ेगी। फाइल कह रहा हूँ, सॉरी, आपको सेंड करनी पड़ेगी एक्स लिमिटेड के रजिस्टर्ड ऑफिस पे। मतलब समझ में आया आपको कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट यहाँ पे मेंटेन करने पड़ेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट ब्रांच के मेंटेन करने पड़ेंगे, और ब्रांच के जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट है उसकी समराइज रिटर्न आपको रजिस्टर्ड ऑफिस पे भेजनी पड़ेगी, ताकि हर चीज़ टैली होती रहे। तो दैट इज़ ऑल अबाउट 128 सबसेक्शन 2। 128 सबसेक्शन 3 लिखेगा इंस्पेक्शन। इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है और लोग गलती करते हैं। इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट,
इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, बच्चों ध्यान से सुन लीजिएगा, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो बुक्स ऑफ अकाउंट है उसे कौन इंस्पेक्ट कर सकता है? पहली बात लिखिएगा, क्या मेंबर बुक ऑफ इंस्पेक्ट कर सकते हैं? ये क्वेश्चन पेपर में आ जाए, 99% बच्चों का गलत होना ही होना है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। मेंबर बुक्स ऑफ अकाउंट इंस्पेक्ट नहीं कर सकते, नॉट अलाउड। बुक्स ऑफ अकाउंट जब बन जाएंगे, प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार हो जाएगी, उसे मेंबर इंस्पेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इन बिटवीन मेंबर बुक ऑफ अकाउंट इंस्पेक्ट नहीं कर सकते, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, लीक हो जाएगी। क्या डायरेक्टर इंस्पेक्ट कर सकते हैं? बच्चों याद रखना, आंसर इज यस, डायरेक्टर बुक्स ऑफ अकाउंट इंस्पेक्ट कर सकते हैं, याद रखिएगा। ये कंपनी एक्स लिमिटेड है और ये इसकी सब्सिडरी कंपनी है, इसका डायरेक्टर मैं अनूप जैन इस कंपनी का डायरेक्टर हूं। तो क्या मैं अनूप जैन एज अ डायरेक्टर एक्स लिमिटेड के बुक्स ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट कर सकता हूं? यस सर, मैं एक्स लिमिटेड के बुक्स ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट कर सकता हूं। प्लस प्लस जो ये सब्सिडरी कंपनी है, क्या मैं सब्सिडरी कंपनी के भी बुक्स ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट कर सकता हूं? लो मेकर कहता है आंसर इज यस, आप अपनी कंपनी के भी बुक्स ऑफ अकाउंट इंस्पेक्ट कर सकते हो, सब्सी के भी कर सकते हो, लेकिन सर अगर आप सब्सिडरी कंपनी के बुक ऑफ अकाउंट इंस्पेक्ट करना चाहते हो तो सर आपको बोर्ड रेजुलेशन पास करना पड़ेगा। क्या पास करना पड़ेगा बच्चों? यू हैव टू पास व्हाट? द बोर्ड रेजुलेशन। आपको बोर्ड रेजुलेशन की कॉपी पास करनी पड़ेगी, कंपनी को बोर्ड रेजुलेशन पास करके मुझे ऑथराइज करना पड़ेगा, तभी मैं सब्सिडरी कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट कर पाऊंगा। तीसरा, ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, क्या बच्चों जो डायरेक्टर है, क्या जो बच्चों डायरेक्टर है वो अपने एजेंट को ऑथराइज कर सकता है? कैन ही ऑथराइज हिज एजेंट? हाँ जी, आंसर इज नो सर। ओल्ड एक्ट में सर, इसके ध्यान से सुन लेना, स्कैनर के अंदर इसका आंसर यस लिखा होगा, वो गलत है स्कैनर का आंसर। ओल्ड कंपनीज एक्ट में लिखा होता था कि एजेंट को ऑथराइज किया जा सकता है इंस्पेक्शन के लिए। न्यू कंपनीज एक्ट में सर एजेंट इंस्पेक्ट नहीं कर सकता। 3 केस बताएं, तीनों के ऊपर बड़ी जबरदस्त केस स्टडी बन सकती है, भूल ना जाना इसी बात को। ठीक है सर, 128 सब सेक्शन 4 बढ़ते रहें सर, लिखिएगा। जब भी कोई बंदा इंस्पेक्शन करेगा बुक्स ऑफ अकाउंट, जैसे डायरेक्टर अलाउड है सिर्फ, इंस्पेक्शन अगर होगा किसका? बुक्स ऑफ अकाउंट का। 128 सब सेक्शन 4 पेपर में नहीं आना, बुक कुछ है नहीं इसमें, तो कह रहे हैं कि जो कंपनी के एम्प्लॉय है वो उसको असिस्टेंस देंगे, प्यार मोहब्बत से असिस्टेंस देंगे। और कैसे, क्या क्या बोलेंगे असिस्टेंस में? हाँ हाँ कर लो भाई। और बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करवाएंगे, जो इन्फॉर्मेशन मांगेंगे एम्प्लॉय को वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो दैट इज 128 सब सेक्शन 4। प्रिजर्वेशन ऑफ बुक ऑफ अकाउंट, हाँ जी, प्रिजर्वेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट क्वेश्चन आ सकता है। ये बुक्स ऑफ अकाउंट आपको कितने साल तक प्रिजर्व करने हैं? लॉ मेकर कहता है 8 साल। जब से बुक्स ऑफ अकाउंट बने हैं, यानी अगर इस साल के बुक्स ऑफ अकाउंट है तो वो अगले 8 साल तक प्रिजर्व करके रखने पड़ेंगे। लिखिएगा, अगर कंपनी डिसॉल्व हो जाती है 8 साल से पहले तो लेसर पीरियड के लिए भी बुक्स ऑफ अकाउंट हो सकते हैं। मतलब मान लीजिए वैसे तो 2020 के जो बुक्स ऑफ अकाउंट है यू हैव टू प्रिजर्व फॉर द नेक्स्ट 8 ईयर, लेकिन अगर मेरे 2020 में मेरी कंपनी बनी है और वो कंपनी मेरी डिसॉल्व हो जाती है अगले 2 साल में, तो सर 2 साल में अगर मेरी कंपनी डिसॉल्व वाइंड अप हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो लॉ मेकर कहते हैं अब आपको बुक्स ऑफ अकाउंट 8 साल तक मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, आप उस बुक्स ऑफ अकाउंट को डिसोल्यूशन तक ही आप मेंटेन करके रखें। तो क्या मैं बोलूँ जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो नॉर्मली 8 साल है, लेकिन लेसर पीरियड के लिए भी डिसॉल्व हो सकता है। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगे कंपनी में गड़बड़ चल रही है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर दे सकता है दैट यू हैव टू प्रिजर्व बुक्स ऑफ अकाउंट इवन फॉर मोर देन 10 ईयर, इवन फॉर मोर देन 10 ईयर्स, सॉरी इवन फॉर मोर देन 8 ईयर्स। तो दैट इज ऑल अबाउट 128 सब सेक्शन 5। 128 सब सेक्शन 6 सर, ये क्या बोलता है जरा देखते रहे। 128 की ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट है इसको बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? बच्चे यहाँ पे अगेन कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चा फिर यहाँ पे कहता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट बनाते हैं डफरो, बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिटर नहीं बनाते सर, ऑडिटर सिर्फ ऑडिट करते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने के लिए कंपनी में कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है? ध्यान से सुनिएगा, लॉ मेकर कहता है एक तो एमडी रिस्पॉन्सिबल है, बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने के लिए एमडी रिस्पॉन्सिबल है, डब्ल्यूटीडी रिस्पॉन्सिबल है, होल टाइम डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल है, लिखेगा सीएफओ रिस्पॉन्सिबल है, और लिखेगा एनी पर्सन ऑथराइज बाय द बोर्ड, एनी अदर पर्सन ऑथराइज बाय द बोर्ड, एनी अदर पर्सन, सुन लो एक बार और, एनी पर्सन ऑथराइज्ड, ध्यान से सुनना मेरी बात, एनी पर्सन ऑथराइज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इस बात का क्या मतलब है? हाँ जी, एनी पर्सन ऑथराइज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब है कि ये लोग बोर्ड बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, दीज पीपल आर रिस्पॉन्सिबल। मैंने ये नहीं बोला कि ये बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएंगे, मैंने बोला ये रिस्पॉन्सिबल है। क्या ये अपनी कंपनी में चार्टेड अकाउंटेंट को रखकर उनसे बुक्स ऑफ अकाउंट बनवा सकते हैं क्या? आंसर इज यस, लेकिन दीज पीपल आर रिस्पॉन्सिबल। और अगर इन्होंने बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं बनाया तो लॉ मेकर कहता है दे आर लाइबल फॉर पेनल्टीज, दे आर लाइबल फॉर पेनल्टी। तो लिखिएगा
इनको पनिशेबल है, दे आर पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट। इन सारे भाइयों को इम्प्रिजनमेंट होगी, जेल की सज़ा होगी अप टू 1 ईयर, अप टू 1 ईयर सर, अब तो इनको जेल की सज़ा होगी। और फाइन लिख लीजिएगा, मिनिमम 50,000 रुपीज़ विच में एक्सटेंड टू दैट इज़ 5 लाख रुपीज़। और फाइन होगा मिनिमम 50,000 रुपीज़ एंड मैक्सिमम 5 लाख रुपए, और बोथ दोनों भी हो सकती हैं। एक जनरल क्वेश्चन बच्चा मेरे से पूछता है, सर क्या पेनल्टी याद करने की जरूरत है? आई वुड से जितनी याद हो जाए कर लीजिए, जो याद ना हो मतलब स्पेसिफिकली टाइम सिर्फ पेनल्टी याद करने के लिए मत लगाइए, क्योंकि मुझे लगता है अगर स्पेसिफिकली टाइम आप पेनल्टी को याद करने में लगाएंगे तो इन दैट वेरी केस सर वो पेनल्टी के लिए काफ़ी टाइम कंज्यूम होगा, याद रहनी भी नहीं है। और ऐसा बहुत कम देखने को मिला है कि पेनल्टी के ऊपर स्पेसिफिक क्वेश्चन एग्जीक्यूटिव में आ जाए। हाँ, फाइनल के अंदर पेनल्टी के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा मुझे लगता है, बट आई वुड से द लेवल ऑफ कंपनी लॉ इज अनसर्टेन, कहीं पे कुछ भी पूछा जा सकता है, बट फिर भी चांसेस कम है एग्जीक्यूटिव के अंदर पेनल्टी के ऊपर क्वेश्चन पूछने का। और अगर क्वेश्चन आ भी जाए 2 4 5 नंबर का आएगा, और सर पेनल्टी इतनी सारी है, याद होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो पेनल्टी ना ही याद करें, आई वुड से दैट इज एडवाइजेबल। हाँ, सेक्शन रूल सारे लिख के आएंगे तो आपका जो एग्जामिनर है वैसे ही खुश हो जाएगा, सर 5-7 नंबर, इफ आई एम द एग्जामिनर, इफ यू राइट ऑल द सेक्शन, ऑल द रूल, ऑल द प्रोविजन, आई एम टेलिंग यू 5-7 नंबर तो मेरी तरफ से ऐसे ही एक्स्ट्रा में दे दूंगा कि भाई सेक्शन बच्चा लिख रहा है यार, और क्या चाहिए। एनीवेज, तो मेन फोकस नोट ऑन द पेनल्टी, मेन फोकस ऑन द सेक्शन, सब सेक्शन क्लोज। देखो अभी अब देखो कैसे लिखवा कैसे रहा हूँ, देखो जरा, क्या सारे पॉइंट सब सेक्शन, रिवीजन के अंदर भी सारे पॉइंट क्या सब सेक्शन के साथ हम लोग लेके चल रहे हैं। तो कोशिश यही है कि आप भी इस तरीके से लिखेंगे तो आई एम टेलिंग यू बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे कंपनी लॉ में आप लोग। सेक्शन 129 लिखिएगा, सेक्शन 129 इज ऑल अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात हो रही है, लिखो बच्चों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखिएगा, सेक्शन 2 क्लोज 40 में डिफाइन है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहाँ डिफाइन है? सेक्शन 2 क्लोज 40 में डिफाइन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है सेक्शन 129 लिखिएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज शेयर होल्डिंग पैटर्न, इक्विटी शेयर होल्डिंग पैटर्न। कितनी हो गई? 3 चीज़ें। चौथी चीज़ थी कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इन 4 चीज़ों को मिला दो तो ये बनती है क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये बनती है क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और लिखिएगा, अब ध्यान से सुन लीजिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है 129 सबसेक्शन 1, इसको सुन लो भाई ध्यान से। 129 सबसेक्शन 1 क्या कह रहा है? लिखिएगा कंपनी जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी तो वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे, मतलब सच सच लिखा उसके अंदर, ट्रू एंड फेयर व्यू दे, प्लस 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 फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब भी आप बनाओगे इट शैल कंप्लाई विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपको कंप्लाई करना है। और इसी के अंदर 129 सबसेक्शन 1 यू हैव टू, जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे तो यू हैव टू कंप्लाई विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बट इसकी एक एक्सेप्शन है, और एक एक्सेप्शन है दैट इज 129 सबसेक्शन 5 इज एन एक्सेप्शन ओवर दियर। और ये एक्सेप्शन क्या बोलती है? ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट वैसे तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बनानी है, लेकिन अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्लाई नहीं कर रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को, तो आपको सर अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लाई नहीं कर पा रहे हो तो आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बताना पड़ेगा क्या? लिखिए क्या बताना पड़ेगा? डेविएशन फ्रॉम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कितना कंप्लाई आपने नहीं किया, रीज़न क्यों नहीं किया, तीसरा इफेक्ट, और ना करने की वजह से क्या इम्पैक्ट आ रहा है, ये चीज़ों आपको बतानी पड़ेगी। यानी सर एक चीज़ मैं बता दूं, 129 सबसेक्शन 1 हमेशा आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लाई करना है, और अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको नहीं कंप्लाई कर पा रहे हैं तो इन दैट वेरी केस यहाँ पे आपको रीज़न बताने पड़ेंगे कि क्यों कंप्लाई आप नहीं कर पाए। और एक लिख लीजिएगा, ये 129 सबसेक्शन 1 में जो भी लिखा है दैट इज़ नॉन एप्लीकेबल। 129 सब सेक्शन 1 में जो भी लिखा है इट इज़ नॉट एप्लीकेबल, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल। और ये किस चीज़ के लिए एप्लीकेबल नहीं है? आई वुड से इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, बच्चों लिखिएगा इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, ये कंपनी सेपरेट अलग कंपनीज़ हैं, और ये जो कंपनीज़ होती हैं इनके लिए अलग से स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाते हैं, अलग से रूल्स प्रोसीजर्स होते हैं। तो सर 129 सबसेक्शन 1 कैन बी से दूसरी कंपनी जो नॉर्मल कंपनी NB NFCs वगैरह जो हैं उनके लिए ये 129 सबसेक्शन 1 है। इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के लिए 129 सबसेक्शन 1 एक्चुअली है ही नहीं। तो दैट इज समथिंग सिंपल। 129 सबसेक्शन 1 इज ऑल अबाउट 129 सबसेक्शन 2। 129 सबसेक्शन 2, अब ध्यान से सुनिएगा। अब है ना 129 सबसेक्शन 2 ये बच्चों कराने से पहले 129 सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 1 समझ में आया आपको?
आंसर इज यस। सबसेक्शन 2 1 समझ में आ गया। सबसेक्शन 2 के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, लिखिएगा। सबसेक्शन 2 देखिए, सबसेक्शन 2 कराने से पहले लिखिएगा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, ये जो बता रहा हूँ ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद सबसेक्शन 2 स्टार्ट करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है बताओ जरा एक बार। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट और क्या था, इक्विटी शेयर होल्डिंग पैटर्न। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिगार्डिंग बच्चों 5 स्टेजेस आर देयर। इन 5 स्टेजेस को जिसने समझ लिया चैप्टर उसके लिए खत्म है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज 5 स्टेजेस। अब वो 5 स्टेजेस क्या हैं बच्चों, ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं। देखो जरा सर, इससे ज़्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, द 5 स्टेजेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, दैट इज 129 सबसेक्शन 2। देखो क्या, देखो सर, ये आ गई आपकी एनुअल जर्नल मीटिंग। क्या हर साल एनुअल जर्नल मीटिंग होती है? और एनुअल जर्नल मीटिंग में एक काम होता है क्या, अडोप्शन ऑफ बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर अडोप्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बच्चों होता क्या है, ध्यान से सुन लीजिएगा, ये है बोर्ड मीटिंग। हर एनुअल जर्नल मीटिंग बुलाने से पहले बोर्ड मीटिंग बुलाई जाती है ताकि एनुअल जर्नल मीटिंग की डेट वगैरह फिक्स की जा सके। अब ध्यान से सुनना, बोर्ड मीटिंग कराने से पहले मतलब 1 साल में एक बार एजीएम होती है, 1 साल में एक बार एजीएम होती है। अब ध्यान से सुनते रहो। 1 अप्रैल, कहाँ गया, 1 अप्रैल 2019, 31 मार्च 2020, ये हो गया बच्चों 1 फाइनेंशियल ईयर। ये 1 फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया। यहाँ पे देखना जरा मैं क्या कह रहा हूँ। देखो ध्यान से देखो, ये 1 फाइनेंशियल, ये समझने को, ये 1 फाइनेंशियल ईयर ये खत्म हो गया। लॉ मेकर कहता है इस फाइनेंशियल ईयर के, लॉ क्या कहता है, इस फाइनेंशियल ईयर के अकाउंट्स बनाओ और इस फाइनेंशियल ईयर के अकाउंट्स बनाकर इस एनुअल जनरल मीटिंग में अप्रूव कराओ। सेक्शन 96 में बोला था जैसे फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा उसके 6 महीने के अंदर अंदर एजीएम हो जाएगी। अब फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को खत्म हो रहा है तो एजीएम होगी बच्चों फॉर एग्जांपल 30 सितंबर 2020 को। अब मुझे बताओ 30 सितंबर 2020 को यहाँ पे शेयर होल्डर की मीटिंग बुलाई जाएगी और शेयर होल्डर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, शेयर होल्डर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इस एजीएम में ओआर पास करके अडॉप्ट कर लेंगे। ओआर पास करके बच्चों क्या कर लेंगे, अडॉप्ट कर लेंगे। बात सुनना बड़े ध्यान से। अब आप मुझे बताओ ये जो शेयर होल्डर 30 सितंबर 2020 की एजीएम में अडॉप्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन से साल की है? ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस साल की है। आर यू गेटिंग दिस? हर साल यही होता है। तो सर दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको समझना चाहिए, जो आपको पता होना चाहिए। क्या आपको ये बात समझ में आ गई है? अब ध्यान से सुनिए, व्हाट इज द पॉइंट एक्चुअली। देखो सर, ये एक फाइनेंशियल ईयर है तो लॉ मेकर कहता है स्टेप नंबर 1 सर, स्टेप नंबर 1 कंपनी सबसे पहले बनाएगी, प्रिपरेशन करेगी, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या करेगी? प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी सबसे पहले कंपनी। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है? बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इक्विटी शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो सर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी वो बुक्स ऑफ अकाउंट से बनेगी। तो मुझे बताओ ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी ये बनेगी एज पर सेक्शन 128 और सेक्शन 129। आर यू गेटिंग? तो कंपनी पूरे साल बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करती रहेगी, बनाती रहेगी, सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट सेक्शन 128 के अकॉर्डिंग, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी सेक्शन 129 के अकॉर्डिंग जो हम पढ़ ही रहे हैं। तो कंपनी स्टेप नंबर 1, क्या आपको पता चल गया कौन से सेक्शंस के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रही है? बिल्कुल पता चल गया। आगे सुनिए सर, आगे की कहानी क्या है। अब उसके बाद एनुअल जनरल मीटिंग में अप्रूव करवाना है तो फिर अब सेकंड स्टेप लिखिएगा, बोर्ड मीटिंग बुलाई जाएगी। एनुअल जनरल मीटिंग के तकरीबन अप्रोक्स 1 महीने पहले बोर्ड मीटिंग बुलाई जाती है। 1 महीना फिक्स नहीं है बट नॉर्मली 2 महीने पहले बुलाई जा सकती है, 25 दिन पहले बुलाई जा सकती है, 30 दिन पहले, मतलब लेकिन मैं मान के चलता हूँ नॉर्मली 1 महीने पहले एजीएम के बोर्ड मीटिंग बुलाई जाती है। तो आप ये मान लीजिए ये बोर्ड मीटिंग की जो डेट होगी ये तकरीबन 1 सितंबर 2020 होगी। तकरीबन 1 सितंबर 2020 होगी। तो आपको ये समझने की जरूरत है। अब ध्यान से सुनिए, दैट इज स्टेप नंबर 2, दैट इज स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 2 क्या होगा? बोर्ड मीटिंग बुलाई जाएगी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके अप्रूव करेंगे। क्या अप्रूव करेंगे बोलो? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूव करेंगे। अब आप मुझे जल्दी से बता दो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूव करेंगे एंड उसके ऊपर साइन करेंगे। तो दैट इज द स्टेप नंबर 2। और उसके बाद जो ये बोर्ड मीटिंग, अब मुझे बताओ बोर्ड मीटिंग के रिगार्डिंग क्या क्या चीज़ें हो गई हैं। सबसे पहले बोर्ड मीटिंग के रिगार्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हो गई हैं। बोर्ड मीटिंग के रिगार्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हो गई हैं। बोर्ड मीटिंग के रिगार्डिंग, हाँ जी, बोर्ड मीटिंग के रिगार्डिंग, हाँ जी, बोर्ड मीटिंग के रिगार्डिंग स्टेप नंबर 2 आई वुड से, दैट इज स्टेप नंबर 2।
आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूव भी करवा दिया, साइन भी करवा दिया। अब सर जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टेप नंबर 3, इसको आप सर्कुलेट करोगे टू ऑल द मेंबर्स along with notice of AGM, हाँ जी सर। बैलेंस शीट बन गई, बैलेंस शीट बनाने के बाद साइन हो गए, साइन अप्रूव हो गए, अप्रूव होने के बाद सर्कुलेट कर दिया, सर्कुलेट होने के बाद लिखो प्यारे बच्चों स्टेप 4, अब आप शेयर होल्डर को बुलाओगे, एजीएम में ओआर पास करके उसे अडोप्ट कर लोगे। याद रखना बोर्ड मीटिंग में अप्रूव की जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट और जनरल मीटिंग के अंदर ओआर पास करके अडॉप्ट की जाती है। क्या की जाती है? अडॉप्ट की जाती है। तो दैट इज ऑल अबाउट स्टेप नंबर 4 एंड नाउ द स्टेप नंबर 5। नाउ द स्टेप नंबर 5, और स्टेप नंबर 5 लिखिएगा नाउ फाइलिंग ऑफ अडॉप्टेड बैलेंस शीट टू आरओसी, फाइलिंग ऑफ अडॉप्टेड बैलेंस शीट टू द आरओसी, लिख लीजिए इसको। हाँ जी, अब मेरा सवाल आपसे ये है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिगार्डिंग 5 स्टेप कैसे कैसे हैं। जिसने ये चार्ट समझ लिया, आई एम टेलिंग यू, उसे कंपनी लोग बहुत, और क्या हर साल होता है ये काम, और ये सारा काम कराने की जिम्मेदारी किसकी है? कंपनी सेक्रेटरी की। मुझे अब ये बता दो, जल्दी से इस चार्ट को बना लो और मुझे बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या था। मुझे बताओ जल्दी से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या मतलब था, बस मुझे ये बता दो। मैं कह रहा हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब ये था, दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब ये था, बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले बनाओ, प्रिपरेशन करो, फिर उसे अप्रूव कराओ, साइन कराओ किससे? बोर्ड से, देन उसे सर्कुलेट करो, देन एजीएम में अडोप्ट करो, देन आईआरओसी को फाइल करो। इस पूरे चैप्टर में मैंने आपको 5 स्टेप बताने हैं, और मैं सिर्फ 5 स्टेप बताऊंगा और चैप्टर खत्म हो जाएगा। 5 स्टेप क्या क्या बताऊंगा? सबसे पहले प्रिपरेशन क्या क्या करनी है, कैसे कैसे करनी है, साइन कौन करेगा, सर्कुलेट करने का क्या टाइम है, कितने दिन पहले सर्कुलेट करोगे, शेयर होल्डर, ये वाले स्टेप में कुछ नहीं है, इसमें तो बस ओआर पास करना है। स्टेप 4 तो खत्म ही हो गया, और 5 कितने दिन में आप फाइल करोगे आरओसी को। ये 5 स्टेप सर, अकाउंट्स का चैप्टर खत्म, इसमें और कुछ है ही नहीं। लेकिन चलो आगे बढ़ते हैं सर। हम ये स्टेप बताने से पहले अब आप मुझे बताओ 129 सबसेक्शन 1 समझ में आ गया क्या? सबसेक्शन 1 के अंदर समझ में आया मैंने क्या क्या बोला? उसके बाद बताओ 129 सबसेक्शन 2 बताने से पहले क्या ये चार्ट समझ में आ गया? लिखो बच्चों, अब मैं आपको करा रहा हूँ 129 सबसेक्शन 2, ये क्या बोलता है, ध्यान से सुनना, अब सारी बातें ज़्यादा बेटर समझ में आएंगी। लिखेगा 129 सबसेक्शन 2, लेइंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेइंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन फ्रंट ऑफ शेयर होल्डर इन एजीएम। क्या ये पॉइंट मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूँ आपको कि शेयर होल्डर के सामने एजीएम में वो आपको बैलेंस शीट आपको ले डाउन करनी है, तो दैट इज सो सिंपल। 129 सबसेक्शन 3 लिखेगा, अगर कोई कंपनी है और उसकी बच्चों अगर कोई उस कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है या एसोसिएट कंपनी है, हाँ जी क्या है, एसोसिएट कंपनी है, तो उस कंपनी को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनानी पड़ेगी। मतलब ऐसी कंपनी को, एक्स लिमिटेड को, 2 काम करने पड़ेंगे, एक तो इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी, स्टैंड अलोन बोलते हैं, और एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। ये बात 129 सबसेक्शन 3 में लिखी हुई है। होप इट इज ओके विद यू नाउ। लिखिएगा 129 सबसेक्शन 4 क्या बोलता है? इट सेज जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे और जो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे, उनके ऊपर कंपनीज एक्ट के प्रोविजन इक्वली एप्लीकेबल होंगे। बोला जा रहा है मोटेंडिस अप्लाई होंगे। बच्चों व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोटेंडिस अप्लाई होंगे? इसका मतलब ये है स्टैंड अलोन के लिए जो हम प्रोविजन पढ़ेंगे वो भी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर वो प्रोविजन भी एप्लीकेबल हो जाएंगे। सर मुझे बताओ 129 सबसेक्शन 5 क्या मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी? याद करो, ऊपर एक्सेप्शन बता दी थी 129 सबसेक्शन 5 की। लिखो 129 सबसेक्शन 6, नॉट फॉर द एग्जाम, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कुछ कंपनीज को, सर्टेन कंपनीज को सेक्शन 129 की रिक्वायरमेंट से एग्जेम्प्ट कर सकते हैं, नोट फॉर द एग्जाम। और 129 सबसेक्शन 7 ये बोलता है कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने और मेंटेन करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो लिखिएगा, आंसर है 128(6). 128(6) में बताया था ना, एमडी, डब्ल्यूटीडी, सीईओ, सीएफओ, ये सारे रिस्पॉन्सिबल है। तो 129 सबसेक्शन 7 इक्वल एट पार विद 128 सबसेक्शन 6। अब आप मुझे बता दो इस चैप्टर के अंदर आपको क्या समझ में आया? अब देखो सर,
अभी तक इस चैप्टर में क्या समझ में आया? सबसे पहले बताया 128। 128 मतलब हर कंपनी को बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने पड़ेंगे। क्या बुक्स ऑफ अकाउंट मुझे बताओ सारे साल बनते रहेंगे? भाई बैलेंस मुझे बताओ, क्या ये बुक्स ऑफ अकाउंट के जो सेल परचेज के अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर के अकाउंट, आप मुझे बताओ क्या सारे साल बनते रहेंगे? आपने 11वीं 12वीं में पढ़ा होगा, बुक्स ऑफ अकाउंट बनाए जाते हैं, उसके बेसिस के ऊपर लास्ट में बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। हाँ या ना? दुनिया भर के जितने भी अकाउंट्स होते हैं उनको देख देख के फिर वो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रिएट किया जाता है, फाइनल अकाउंट बनाए जाते हैं, जो भी ड्रामे होते हैं अकाउंट के अंदर। तो पहले 128 के अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएगी कंपनी, सारे साल बनाएगी, और उसके बाद बुक्स ऑफ अकाउंट बनने के बाद उसके बेसिस के ऊपर क्या बनाएगी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब चार चीज़ें, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डिंग पैटर्न और कैश फ्लो स्टेटमेंट। लेकिन आप मुझे बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिगार्डिंग हर साल कंपनी को कितने स्टेप लेने हैं? 4 स्टेप लेने हैं। कोई बता दो प्लीज़ मुझे वो 4 स्टेप क्या थे बच्चों? बड़ी मेहरबानी होगी तुम्हारी। सबसे पहले प्रिपेयर करो, तो मैं बताऊंगा प्रिपेयर कैसे होंगे, फिर बताऊंगा बोर्ड मीटिंग में अप्रूवल कैसे होगा, फिर आपको बताया जाएगा सर्कुलेट कैसे होगा, फिर आपको बताया जाएगा ये तो बता ही दिया है सर, इसमें बताने वाली कोई बात ही नहीं है, और उसके बाद आरओसी को फाइल कैसे होगा। ये 5 स्टेप मैंने अब आपको बताने हैं सर। लेट्स शुरू करते हैं। लिखेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिगार्डिंग, दोस्तों फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिगार्डिंग 5 स्टेजेस आर दियर। फाइनेंशियल स्टेजेस सॉरी 5 स्टेजेस आर दियर, और वो 5 स्टेजेस क्या हैं? 5 स्टेजेस क्या हैं? लिखिएगा बच्चों। पहली स्टेज प्रिपरेशन, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर आपको पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है, सबसे बड़ी बात तो यही है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है। अब ध्यान से सुन लीजिएगा। अच्छा, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बनानी है? ताकि शेयर होल्डर को आप क्या कर पाओ बच्चों? शेयर होल्डर को आप सर्कुलेट कर पाओ। देखो जरा ध्यान से, सबसे पहले आपको क्या बनानी है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ध्यान से सुनना मेरी बात। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चाहिए आपको? एक तो बैलेंस शीट चाहिए, एक आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चाहिए, एक आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट चाहिए, और एक आपको इक्विटी शेयर होल्डिंग पैटर्न चाहिए। मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ सर, ये अब ये मजाक नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। कंपनी को 4 चीज़ें बनानी है, ठीक है? ये 4 चीज़ें कैसे बनेंगी? एज पर सेक्शन 129, ये मैं आपको बता चुका हूँ, सेक्शन 129 के अकॉर्डिंग बनेगी। और ये जो बच्चों 129 है, और मुझे बताओ ये 4 चीज़ें बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? बताया था MD, WTD, CFO, ये लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। ये किससे बनवाएंगे सर? ये किसी को हायर कर सकते हैं, खुद बना सकते हैं, आई डोंट नो। तो किसी चार्टेड अकाउंटेंट से बनवा सकते हैं, लेकिन सर बनाएगा चार्टेड अकाउंटेंट या कोई और भी, जरूरी नहीं है चार्टेड अकाउंटेंट ही हो, कोई और, क्या पता कोई BCom कॉमर्स का लड़का हो या लड़की हो, वो उससे मतलब किसी को भी हायर करके बनवा सकते हैं, लेकिन बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लोगों के पास है। अच्छा सर आगे सुनिए। उसके बाद लो मेकर कहते हैं पॉइंट नंबर 5, और मुझे बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बना रहे हैं? पहले तो ये सवाल का जवाब दो बच्चों। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसलिए बना रहे हैं ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाकर सर्कुलेट कर सकें शेयर होल्डर उसे पढ़ सकें, और पढ़ने के बाद समझने के बाद AGM में आके उसे अप्रूव कर सकें। लेकिन लो मेकर बोलता है इतना इनफ नहीं है, यहाँ पे लिखेगा और आपको एक बोर्ड रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, और आपको बच्चों क्या बनानी पड़ेगी? एक बोर्ड रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। लिखेगा बोर्ड रिपोर्ट का सेक्शन है 134 सब सेक्शन 1, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ क्या क्या जाएगा वो सारी चीज़ें लिखवा रहा हूँ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ सर क्या क्या जाएगा? ये सारी की सारी चीज़ें जाएंगी। तो एक बोर्ड रिपोर्ट भी आपको अटैच करनी पड़ेगी। बोर्ड रिपोर्ट के जो कंटेंट है सर, वो कंटेंट हम आप थोड़ी सी देर में डिस्कस करेंगे, और मैं बताऊंगा बोर्ड रिपोर्ट क्या होती है। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ ये भी अटैच होने वाली है सर, आपको ये याद होना चाहिए। चलिए सर आगे सुनिए। प्लस 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 आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ ऑडिटर रिपोर्ट भी अटैच करनी पड़ेगी। क्या अटैच करनी पड़ेगी? ऑडिटर रिपोर्ट भी अटैच करनी पड़ेगी। दैट इज 134 सबसेक्शन 2 में ऐसा 134 सबसेक्शन 2 में ऐसा लिखा हुआ है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ आपको ऑडिटर रिपोर्ट भी अटैच करनी पड़ेगी। इज इट ओके विद यू? यानी आप मुझे बताओ जल्दी से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितनी चीज़ें अटैच हो गई हैं? ये सारी चीज़ें अटैच हो गई हैं। और मुझे बताओ ये पहली 4 चीज़ें 129 के अकॉर्डिंग बनेगी, बोर्ड रिपोर्ट 134 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग बनेगी, ऑडिट। अच्छा ये बोर्ड रिपोर्ट कौन बनाएगा सर? बोर्ड रिपोर्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाएंगे सर। बोर्ड रिपोर्ट में क्या होता है? पूरे पिछले साल का लेखा जोखा, कंपनी में पिछले साल क्या क्या हुआ। इसके कंटेंट बहुत सारे हैं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब आएगा तो बताऊंगा थोड़ी सी देर में। ऑडिट रिपोर्ट कौन बनाएगा सर? वो कंपनी के जो ऑडिटर हैं वो बनाएंगे सर, और कोई नहीं बनाएगा। तो दैट इज समथिंग द डॉक्यूमेंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रिपेयर करनी है आपको। और लिख लीजिएगा जो कंटेंट है, जो कंटेंट है बोर्ड रिपोर्ट के, वो कंटेंट के लिए सेक्शन है 134 सब सेक्शन 3। 134 सब सेक्शन 3 में बोर्ड रिपोर्ट के कंटेंट लिखे हुए हैं सर। तो दैट इज ऑल अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज द फर्स्ट स्टेप, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब आप मुझे बताओ जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है,
अब आप मुझे बताओ जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, क्या समझ में आ रहा है प्रिपरेशन कैसे होनी है? इसके सेक्शन तो मैंने बता ही दिया आपको, 129 पूरा बता दिया। अब मैंने क्या बताना है? अच्छा, जो ऑडिट रिपोर्ट बनेगी, ऑडिट रिपोर्ट कौन बनाएगा? ऑडिटर बनाएगा। ऑडिटर का सेपरेट चैप्टर आएगा तो वहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे। अब मुझे आपको जो मेन कॉन्सेप्ट समझाना है वो ये है कि बोर्ड रिपोर्ट कैसे बनती है, बोर्ड रिपोर्ट के क्या क्या कंटेंट होते हैं। अगर आपको ये पता चल जाएगा तो आपको ये पहला स्टेप क्लियर हो जाएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनानी है। अच्छा, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ क्या 128 रेड विद 129 क्या ये दोनों सेक्शन कंप्लाई करने पड़ेंगे क्या? आंसर इज यस। फर्स्ट स्टेप दोबारा मुझे बताओ, सबसे पहले क्या करना है? प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये चार चीजें, जो पहले वाली चार चीजें हैं दोस्तों, दीज 4 थिंग्स, ये बनेगी 128 129 के अकॉर्डिंग, बोर्ड रिपोर्ट बनेगी 134 के अकॉर्डिंग, ऑडिटर रिपोर्ट बनेगी 134, सॉरी ऑडिट रिपोर्ट जो बनेगी दैट इज वो ऑडिटर के चैप्टर में बताऊंगा कैसे बनेगी। और बोर्ड रिपोर्ट के क्या कंटेंट होंगे, बोर्ड रिपोर्ट में क्या लिखना है वो सर सेक्शन 134 सब सेक्शन 1 में 134 सब सेक्शन 3 में लिखा हुआ है बेसिकली, द कंटेंट ऑफ द बोर्ड रिपोर्ट, द कंटेंट ऑफ द बोर्ड रिपोर्ट बेसिकली। एनीवेज देखो सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकाउंट में से जो बनता है मुझे लगता है दैट इज कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, सॉरी कंटेंट ऑफ बोर्ड रिपोर्ट। कौन बनाएगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। द कंटेंट ऑफ द बोर्ड रिपोर्ट सर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन याद करो सर, ये वाला 134 सब सेक्शन 3 याद करो सर। बोर्ड रिपोर्ट के कंटेंट कहाँ लिखे हैं? बोर्ड रिपोर्ट के कंटेंट कहाँ लिखे हैं सर? बोर्ड रिपोर्ट के कंटेंट लिखे हैं सेक्शन 134 सब सेक्शन 3 में लिखे हैं दोस्तों। देखते हैं सर कंटेंट क्या है। बहुत सारे कंटेंट है, एक एक करके बात करेंगे। लिखेगा। सबसे पहले पॉइंट ए, वेब एड्रेस, वेयर annual return shall be placed, where annual return, सब बताऊंगा बच्चों, ध्यान से बस लिखते रहो। सर आपको है ना बोर्ड रिपोर्ट में वेबसाइट का एड्रेस लिखना पड़ेगा, वेबसाइट का एड्रेस। और वेबसाइट का एड्रेस क्या लिखना है? www क्या www. वट एवर द वेबसाइट नेम। और सर वो एड्रेस यहाँ पे देना पड़ेगा, वेबसाइट का नाम लिखना पड़ेगा, और इस वेबसाइट के ऊपर है ना एनुअल रिटर्न आपको प्लेस करनी है। कोई बता सकते हैं एनुअल रिटर्न के लिए सेक्शन कौन सा है? 92। सेक्शन 92 टॉक्स अबाउट द एनुअल रिटर्न, और जो एनुअल रिटर्न है वो एनुअल रिटर्न आपको वेबसाइट पे प्लेस करनी है रिगार्डिंग दिस सेक्शन 92 के अंदर। तो सर वो वेबसाइट का एड्रेस आपको देना पड़ेगा ताकि शेयर होल्डर वेबसाइट खोलकर वो एनुअल रिटर्न देख सकें कि एनुअल रिटर्न में क्या लिखा हुआ है। वैसा भी बताऊंगा आगे जाके एनुअल रिटर्न के बारे में कि ये होती क्या है। लिखेगा हाइलाइट्स, और आप इसके अंदर बोर्ड रिपोर्ट में क्या लिखोगे? हाइलाइट्स ऑफ क्रिकेट मैच, हाइलाइट्स ऑफ द क्रिकेट मैच, नो सर, हाइलाइट्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी, जॉइंट वेंचर कंपनी। पिछले बीते साल में हमारी पिछले बीते साल के अंदर हमारी सबसे एसोसिएट और जॉइंट वेंचर कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रही है। तो दैट इज द पॉइंट नंबर बी। लिखिएगा नेक्स्ट, नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग, नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग पिछले साल कितनी, मैंने बोला था ना कि बोर्ड रिपोर्ट क्या होती है, पिछले साल का लेखा जोखा होता है और कुछ नहीं है। नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग लिखेगा। डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। अच्छा बताओ ये कंटेंट ऑफ बोर्ड रिपोर्ट कहाँ लिखे हैं? 134 सबसेक्शन 3 में। एक है ना आपको बोर्ड रिपोर्ट में लिखना पड़ेगा बच्चों कंटेंट, डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट DRS। लिखेगा DRS के खुद के कुछ कंटेंट होते हैं, लिखो कंटेंट ऑफ DRS बोलो तो डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। सर इसके अंदर कुछ कंटेंट है, इसमें ना डायरेक्टर डिक्लेरेशन देते हैं। क्या देते हैं? डिक्लेरेशन देते हैं। क्या डिक्लेरेशन नंबर 1 दैट इन प्रिपेयरिंग, डिक्लेरेशन नंबर 1 इन प्रिपेयरिंग अकाउंट्स, हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किए हैं। दूसरी डिक्लेरेशन इन प्रिपेयरिंग अकाउंट, हमने अकाउंटिंग पॉलिसी भी फॉलो की है। इन प्रिपेयरिंग अकाउंट, ये डिक्लेरेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दे रहे हैं। लिखिएगा हमने गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनाई है, हमने गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनाई है। पॉइंट नंबर जी, director has taken adequate steps to prevent for safeguarding of assets। मतलब कंपनी के एसेट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने पूरा हमने स्टेप लिए हैं, और कंपनी के पास
इंटरनल कंट्रोल सिस्टम भी है। अब इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा एडिकेट, क्योंकि इसके ऊपर एक एग्जांपल है जिसमें 10 से 15 मिनट खराब हो जाते हैं, लेकिन अब मैं इसको यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहा हूँ। एडिकेट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कंपनी के पास है। तो दैट इज ऑल अबाउट द DRS, दैट इज ऑल अबाउट द कंटेंट ऑफ द DRS, दैट्स ऑल अबाउट द कंटेंट ऑफ द DRS इन प्रिपेयरिंग अकाउंट एंड दैट इज तो अब आप मुझे बताओ, बोर्ड रिपोर्ट आप बनाओगे तो बोर्ड रिपोर्ट के अंदर ये सारे कंटेंट आपको डालने, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो शुरू हुआ है दोस्तों। ये और तीसरा क्या था, डायरेक्टर 5 डिक्लेरेशन दे रहे हैं और इसी को डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट बोला जाता है। DRS के ऊपर 5 नंबर का 4 नंबर का सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है, 4 to 5 मार्क्स, 4 to 5 मार्क्स सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, आगे बढ़ते हैं। डिटेल ऑफ फ्रॉड, ये ऑडिटर के चैप्टर में बताऊंगा सर, कुछ चीज़ें आगे आएंगी, अभी नहीं बता सकते। ये सारे कंटेंट याद करने हैं सर, वर्ड बाय वर्ड। डिटेल्स ऑफ द फ्रॉड लिखो, लिखिएगा। डिक्लेरेशन, ये डायरेक्टर के चैप्टर में आएगा। डिक्लेरेशन गिवन बाय इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, ये सब आएगा, जब आएगा बता दूंगा। 186 की डिटेल, 188 की डिटेल, हाँ जी, मतलब समझ में आ रहा है। इंटर कॉर्पोरेट लोन की डिटेल पिछले साल में अगर की है तो, RPT की डिटेल पिछले साल में अगर की है तो 188 की डिटेल। कंपनी का बिजनेस अफेयर, कंपनी का बिजनेस अफेयर। नेक्स्ट, स्टेटमेंट ऑन CSR, पिछले बीते साल आपने CSR किया नहीं किया, दैट इज समथिंग पॉइंट, ठीक है सर। और लिखो सर, स्टेटमेंट रिलेटिंग टू रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी, रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी के ऊपर आपको एक स्टेटमेंट देनी है कि आपने पिछले बीते साल में आपने क्या क्या रिस्क मैनेजमेंट के लिए स्टेप उठाए हैं, ठीक है सर। पिछले बीते साल में आपके पास कितना फॉरेक्स आया, कितना फॉरेक्स गया, नई टेक्नोलॉजी आपके पास कौन सी आई और कौन सी टेक्नोलॉजी आप नई लेकर आए, तो सर इसके बारे में भी आपको बात करनी पड़ेगी, ठीक है सर। आगे लिखिए, हाँ जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पिछले बीते साल में एनर्जी को कंजर्व और एनर्जी के यूज़ को कम करने के लिए आपने क्या स्टेप उठाए हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिए, हाँ जी, ठीक है सर। और सुनते रहो। और एक है ना, एक कॉन्सेप्ट होता है पोश एक्ट। पोश एक्ट बच्चों ये एक नई अमेंडमेंट है, आई वुड से द पोश एक्ट। और पोश एक्ट में इट इज़ द एक्ट बेसिकली डील विद द सेक्सुअल हरासमेंट। तो इसके अंदर है ना एक इंटरनल कमेटी बनाई जाती है टू लुक आफ्टर द केसेस ऑफ द सेक्सुअल हरासमेंट इन द कंपनीज। तो सर ये भी डिक्लेरेशन देनी है कि हमारी कंपनी में पिछले साल पोश एक्ट लगा या नहीं लगा, और पोश एक्ट लगा तो हमने उसके अंदर इंटरनल कमेटी बनाई या नहीं बनाई। ऑडिट कंपनी ने पिछले बीते साल में ऑडिट कमेटी बनाई नहीं बनाई, और ऑडिट कमेटी बनाई तो उसकी डिटेल की हमने ऑडिट कमेटी में क्या क्या कौन कौन डायरेक्टर्स को रखा। तो आप बोल सकते हो बेसिकली बोर्ड रिपोर्ट बनाते टाइम ये सारे के सारे कंटेंट आपको डालने हैं। कंटेंट अभी भी खत्म नहीं हुए सर, क्या मेरी बात समझ में आ गई? ध्यान से सुन लीजिएगा, ये तो कंटेंट सारी कंपनी को डालने हैं, लेकिन लॉ मेकर बोलता है एडिशनल कंटेंट। ध्यान से सुनना जरा, और ये एडिशनल कंटेंट भी किसके लिए है? बोर्ड रिपोर्ट के लिए है। एडिशनल कंटेंट इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी, मतलब क्या हुआ, हर कंपनी को ऊपर लिखे हुए कंटेंट तो डालने ही है, लेकिन जो लिस्टेड कंपनीज होंगी, जो कौन सी कंपनी होगी? जो लिस्टेड कंपनी होगी, लिख लीजिएगा, जो लिस्टेड कंपनी होंगी, उन लिस्टेड कंपनीज को, जो लिस्टेड कंपनी होगी उन लिस्टेड कंपनीज को क्या करना पड़ेगा? जो लिस्टेड कंपनी होगी उन लिस्टेड कंपनी को ये नीचे लिखे हुए एडिशनल कंटेंट भी डालने पड़ेंगे। अब देखिएगा वो क्या है, लिस्टेड कंपनी के लिए बता रहा हूँ, अब सब सिर्फ आपको लिखिएगा। फर्स्ट पॉइंट, फॉर्मल एनुअल, इसको फटाफट लिख लो सर, और इसके अंदर मैं कुछ बोलूंगा उसको भी नोट कर लेना। फॉर्मल एनुअल इवैल्यूएशन, लिखो जरा इसको। लिखिएगा, इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक रिपोर्ट बनाएंगे, और इस रिपोर्ट के अंदर लिखिएगा
बताएंगे कि मैं इसको लिखवाना ही पड़ेगा, लिखिएगा। एक रिपोर्ट बनाएंगे, उसके अंदर एक स्टेटमेंट देंगे, स्टेटमेंट इंडिकेटिंग द मैनर, statement indicating the manner in which formal annual evaluation of board of director, formal annual evaluation of the board of director and committee, इसको लिख लो, हैज़ बिन मेड। समझ में आया कुछ? मतलब उसके अंदर ये बताएंगे कि पिछले बीते साल में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की परफॉर्मेंस कैसी रही, कमेटी के डायरेक्टर की परफॉर्मेंस कैसी रही। अब आप बोलोगे परफॉर्मेंस रिगार्डिंग व्हाट, अब आप बोलोगे हाँ जी, तो अब ये फॉर्मल एनुअल इवैल्यूएशन की बात हो रही थी, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, आई वुड सेइंग दैट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेंगे, अपना पिछले बीते साल में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैसे आए, कैसे बोर्ड मीटिंग में पार्टिसिपेट किया, कौन नहीं आया, वो उसकी पूरी एक रिपोर्ट बनाकर अटैच करेंगे, बट इट इज़ ओनली केस ऑफ लिस्टेड कंपनी, नॉट इन एनी अदर कंपनी। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, और कहाँ गया, और इसके अंदर रिपोर्ट ऑन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस, रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, पिछले बीते साल में कंपनी ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर क्या काम किया, और इट इज़ ओनली फॉर द लिस्टेड कंपनी। लिखिएगा, लिस्टेड कंपनी पे बच्चों LODR एप्लीकेबल होता है। एक लो है LODR 2015, और उसकी रेगुलेशन है रेगुलेशन 17 से 27। दीज रेगुलेशन डील विद द गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो आप एक रिपोर्ट बना के देंगे कि पिछले बीते साल में हमने ये सारा कंटेंट, ये सारी रेगुलेशन कंप्लाई की या नहीं की। इसी को बोला जाता है रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। पॉइंट नंबर बी, रिपोर्टिंग ऑन CSR, खैर ये तो कवर हो गया ऑलरेडी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, MDA, मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस रिपोर्ट। इट इज़, ये सारे एडिशनल कंटेंट किसके लिए थे बच्चों? लिस्टेड कंपनी के लिए। इसके अंदर आप है ना बेसिकली स्वॉट एनालिसिस करते हो कि हमारी कंपनी की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, और क्या थ्रेट्स हैं। तो ये आप बेसिकली ये चेक करते हो। पॉइंट नंबर डी एंड द लास्ट पॉइंट, लिस्टेड कंपनी के लिए एक चीज़ और एडिशनल ऐड करनी पड़ती है, लिखिएगा क्या? रेमुनरेशन डिटेल, रेमुनरेशन डिटेल्स यू हैव टू ऐड ऑन ओवर दियर। तो रेमुनरेशन डिटेल आपको ऐड करनी है बच्चों। चलो अच्छी बात है। अब जो रेमुनरेशन डिटेल है, अब ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या कह रहा हूँ, इसको ऐसे डिवाइड करें। लिस्टेड कंपनी के लिए है, लिखिएगा, आपको अपनी बोर्ड रिपोर्ट में टॉप 10 एम्प्लॉयज़ के नाम बताने हैं, टॉप 10 एम्प्लॉयज़ के नाम बताने हैं, हु इज़ गेटिंग द हाईएस्ट सैलरी, who is getting the highest salary. That is a point number 1. That is point number 1. Top 10 employee plus 2 and name of every employee, name of every employee, name of every employee, और हर उस employee का नाम बताना है। name of every employee, हर उस employee का नाम बताना है। किस employee का नाम बताना है, लिखिएगा, जिसने पूरे 1 साल काम किया है और जिसने लेस देन 1 साल के लिए काम किया है। मतलब जो कंपनी में पूरे 1 साल तक काम करता रहा और उसकी ईयरली सैलरी 1 करोड़ 2 लाख रुपए थी। क्या ज़्यादा सैलरी है तो इन लोगों का नाम बताना है। और अगर आपने 1 साल से कम काम किया है, एक ऐसा एम्प्लॉय जो 6 महीने के लिए रहा या 2 महीने के लिए रहा, तो आपको हर उस एम्प्लॉय का नाम बताना है जिसकी मंथली सैलरी आप दे रहे थे 8,50,000 रुपये, 8,50,000 रुपये आप दे रहे थे। तो सर ईयरली सैलरी, मंथली सैलरी, दैट इज समथिंग गिवन, ईयरली सैलरी, मंथली सैलरी, दैट इज समथिंग गिवन। तो आपको ये भी डिटेल बतानी है। इसके ऊपर 4 नंबर का एक सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है। 8,50,000 अगर इंटू 12 कर दोगे ना, तो वो 1 करोड़ 2 लाख आ जाएगा। समझ में आ रहा है आपको ये? तो इन दैट वेरी केस, अगर जो 2-4-5 महीने के लिए काम करा है और आपने मंथली सैलरी इतनी दी है, तो उसका नाम बताऊँ किसको दी है, क्या शेयर होल्डर का पैसा है। ये पॉइंट इसलिए है ताकि आप उनके पैसे को, शेयर होल्डर के पैसे को क्या ना करो, मिसयूज़ ना करो। तो दैट इज़ अ रीज़न, बेसिकली दैट इज़ अ रीज़न ओनली। अब आप मुझे जल्दी से बता दो, दैट इज़ समथिंग कितने पॉइंट हो गए हैं, कितने पॉइंट हो गए हैं। कंटेंट ऑफ द बोर्ड रिपोर्ट में सारी चीज़ें लिखवा दी हैं, प्लस लिस्टेड कंपनी के लिए भी कुछ, लिस्टेड कंपनी के लिए भी कुछ एडिशनल पॉइंट हैं जो आपके सामने हैं। ठीक है सर। अब आप मुझे एक चीज़ और बताओ जल्दी से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बच्चों स्टेप कितने कितने थे। प्रिपरेशन होगी। अब अगला स्टेप क्या होगा, आप मुझे बताओ। स्टेप नंबर 2, व्हाट शुड बी द स्टेप नंबर 2, लिखिएगा, अप्रूवल एंड साइनिंग।
ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ध्यान से सुन लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए सर, एक तो लॉ मेकर बोलता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोले तो बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताया था, और एक बोर्ड रिपोर्ट। तो लॉ मेकर बोर्ड रिपोर्ट भी बता दिया आपको। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए सेक्शन कौन सा है, 129, और रेड विथ सेक्शन 2 क्लोज 40, और बोर्ड रिपोर्ट की कंटेंट क्या है, 134 सब सेक्शन 3। तो लॉ मेकर कहता है सबसे पहले तो बोर्ड मीटिंग बुलाई जाएगी, और बोर्ड मीटिंग बुलाकर बोर्ड रेजुलेशन पास किया जाएगा और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूव किया जाएगा। उसी तरीके से उसी बोर्ड मीटिंग में एक और बोर्ड रेजुलेशन पास करके बोर्ड रिपोर्ट को भी अप्रूव किया जाएगा। याद रखिएगा, बोर्ड मीटिंग में अप्रूवल ली जाती है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पास अडोप्ट किया जाता है, बोर्ड रिपोर्ट को अडोप्ट किया जाता है इन द एनुअल जनरल मीटिंग। उसके बाद अप्रूव करने के बाद सर, अप्रूव करने के बाद लिखिएगा साइन करना पड़ेगा। अप्रूव करने के बाद साइनिंग होगी, लिख लीजिएगा, अप्रूव करने के बाद साइनिंग होगी। अब सबसे बड़ा सवाल है साइनिंग कैसे होगी, तो लिख लीजिएगा बोर्ड रिपोर्ट को साइन करने, ये सेक्शन याद करना पड़ेगा 134 सबसेक्शन 6, ये सेक्शन याद करना पड़ेगा, लिखिएगा 134 सबसेक्शन 6, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए 134 सबसेक्शन 1, सॉरी, बोर्ड रिपोर्ट के लिए 134 सबसेक्शन 1 और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए 134 सबसेक्शन 6 लिखो सर। ओहो, उल्टा लिख दिया। ये 6 है, ये 1 है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अगर आप साइन कराओगे तो सबसेक्शन 1 लगेगा। देखो भाई, बोर्ड रिपोर्ट को कौन साइन करेगा, या तो बोर्ड रिपोर्ट को साइन करवा लो चेयरमैन से, और अगर चेयरमैन अवेलेबल नहीं है, इफ़ चेयरमैन इज़ नॉट अवेलेबल, किसी भी 2 डायरेक्टर से साइन करा लो। वन शैल बी एमडी इफ एनी। तो 2 डायरेक्टर से साइन करवा लो, वन शैल बी एमडी इफ एनी, या फिर चेयरमैन से साइन करवा लो। लेकिन अब सवाल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कौन साइन करेगा, तो आंसर इज दैट, आंसर लिख लीजिएगा, चेयरमैन से साइन करवा लो, और अगर चेयरमैन नहीं है अवेलेबल तो 2 डायरेक्टर से साइन करा लो। क्या सेम हो गया, वन शैल बी एमडी इफ एनी। अब एक सवाल है, ये तो सेम हो गया, लेकिन लॉ मेकर बोलता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ लोग और साइन करेंगे, कुछ लोग और कौन है, लिखेगा, एक तो सीईओ साइन करेगा, एक सीएफओ साइन करेगा, और एक अल्टीमेट कंपनी सेक्रेटरी साइन करेगा। और यहाँ पे भी 2 डायरेक्टर का साइन करेंगे तो उसके साथ साथ सीईओ साइन करेगा, सीएफओ साइन करेगा, सीएस साइन करेगा, लिख लीजिएगा। और इसके आगे लिख लेना इफ़ एनी, अगर कंपनी में ये लोग हैं तभी साइन करेंगे सर, अगर नहीं है तो सर हम कहाँ से लेकर आएंगे। याद रखिएगा, साइनिंग के ऊपर स्पेसिफिक क्वेश्चन आ जाता है। याद रखिएगा, सबसे पहले बोर्ड रिपोर्ट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने प्रिपेयर की, प्रिपेयर करने के बाद स्टेप नंबर 2 आपने उसे बोर्ड रिपोर्ट बीआर पास करके उसे अप्रूव किया और इन लोगों से साइन करवा लिया। इज इट ओके विद यू? अब आप मुझे बताओ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? हाँ जी, स्टेप नंबर 3, what is the next step, and I would say that is circulation of financial statement, सर्कुलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको सर्कुलेट करनी है, और किसको सर्कुलेट करनी है, लिखेगा, सर्कुलेट करनी है टू द शेयर होल्डर, शेयर होल्डर को सर्कुलेट करनी है। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो भाई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अब ध्यान से सुनना इस बात को, जो बच्चों फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर्कुलेशन करने की बात है, सबसे पहले लिख लो इसके ऊपर सेक्शन 136 है। सबसे पहले क्या लिखना है बच्चों, इसके ऊपर कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल है, सेक्शन 136 एप्लीकेबल है इसके ऊपर, 136। अब मेरा सवाल आपसे ये है, दैट इज जो सर्कुलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात हो रही है, ये किसको सर्कुलेट कर रहे हो, शेयर होल्डर को, एजीएम से पहले, एजीएम से पहले। अब ध्यान से सुन लेना, जब एनुअल जनरल मीटिंग होती है तो सेक्शन 101 बोलता है, सेक्शन 101 बोलता है कि आपको एजीएम का नोटिस भेजना पड़ेगा, याद है बताया था, और कितने दिन पहले भेजना पड़ेगा, हाँ जी, कितने दिन पहले भेजना पड़ेगा, आई वुड से दैट इज 21 डेज, नो 21 क्लियर डेज बिफोर एजीएम। तो दैट इज द पॉइंट, इज इट ओके? लेकिन अब ये सेक्शन 101 में लिखा हुआ है, कितने दिन पहले, 21 क्लियर डेज, 21 क्लियर डेज मिला मिलू के कितने दिन हो जाते हैं, 24 दिन हो जाते हैं। ये कैलकुलेशन अगर आपको पता हो तो ये 21 क्लियर डेज का मतलब 21 नहीं होता, 24 दिन बन जाते हैं बेसिकली। पेपर में 24 नहीं लिखोगे, 21 क्लियर डेज लिखना है तो इनफ है। दूसरा लिखिएगा, अब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो भी सर्कुलेट करनी पड़ेगी भाई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी सर्कुलेट करनी पड़ेगी, वो भी एजीएम से पहले सर्कुलेट करनी पड़ेगी। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या सर्कुलेट करना है, बैलेंस शीट सर्कुलेट करनी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, और बोलो ना और क्या था, कैश फ्लो स्टेटमेंट थी, और क्या थी, इक्विटी शेयर होल्डिंग पैटर्न था, बोर्ड रिपोर्ट थी,
ऑडिट रिपोर्ट थी। क्या ये सारी की सारी चीज़ आप सर्कुलेट करोगे? बोलो हाँ या ना, आंसर इज यस। तो अब मेरा सवाल ये है, ये सारी की सारी चीज़ें आप सर्कुलेट करोगे तो कितने दिन पहले सर्कुलेट करोगे? तो लॉ मेकर कहता है 21 डेज बिफोर एजीएम, 21 डेज बिफोर एजीएम, 21 डेज बिफोर एजीएम। अब मेरा सवाल ये है, अगर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी आपको सर्कुलेट करनी है, ये चीज़ें भी आपको सर्कुलेट करनी है, तो मेरा सवाल ये है आपसे, तो क्या अब कंपनी दो दो बार ड्रामे करेगी? आप मुझे बताओ कि 21 दिन पहले, अच्छा ये 21, ये क्लियर डेज नहीं है यहाँ पे, हेलो, ये याद रखना। प्रैक्टिकल लाइफ में भी लोगों को इस बारे में पता नहीं है। लोग पढ़ने को पढ़ लेते हैं, प्रैक्टिस करने को प्रैक्टिस कर लेते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में भी दे आर नॉट अवेयर। देखो जो सेक्शन में लिखा है पहले वो पढ़ना है। सेक्शन 136 में साफ साफ लिखा है 21 डेज बिफोर, यानी ये यहाँ पर कोई 24 दिन का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये आपको 21 दिन पहले भिजवाना है। यानी नोटिस एजीएम के 24 दिन पहले भिजवाना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट 21 दिन पहले भिजवानी है। तो क्या कंपनी दो दो बार भिजवाएगी, पहले 24 दिन पहले नोटिस और 21 दिन पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट? ऐसा नहीं सर। तो लोग प्रैक्टिकली क्या करते हैं मालूम? प्रैक्टिकली क्या करते हैं, एजीएम के नोटिस को, ध्यान से सुन लो मेरी बात, अब एजीएम के नोटिस को प्लस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, ये जितनी भी चीजें लिखी हैं, इन दोनों को कंपनीज अटैच करके 21 क्लियर डेज पहले भिजवा देती है प्रैक्टिकल लाइफ में, यानी 24 दिन पहले भिजवा देती है। अगर 24 दिन पहले दोनों ही चीज भिजवा दी तो क्या 101 की भी रिस्पेक्ट रह गई, वो भी कंप्लाई हो गया, और 136 भी कंप्लाई हो गया। लेकिन सर जो लोग ये बोलते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट 21 क्लियर डेज पहले भेजनी है, वो गलत है, क्योंकि सेक्शन 136 में कहीं भी क्लियर शब्द नहीं लिखा हुआ है। आर यू गेटिंग दिस? ये 21 दिन पहले ही भेजनी है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में सर प्रैक्टिकली ऐसा होता है। क्यों होता है? ताकि बार बार भेजने का खर्चा बच सके। तो सर दोनों के दोनों मिलाकर हम 21 क्लियर डेज पहले भिजवा देते हैं, 24 दिन पहले भिजवा देते हैं, सो दैट दोनों सेक्शन कंप्लाई हो जाएं। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन पेपर में अगर तुमने लिख दिया ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट 21 क्लियर डेज पहले, तो गलत हो जाएगा। पेपर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर्कुलेट करने का टाइम 21 दिन है, ना कि 24 दिन। ये समझने वाली बात है। और सुन लो जरा एक चीज और, जब आप एजीएम का नोटिस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जब आप एजीएम का नोटिस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोनों इकट्ठे भेजते हो, तो इसी को नाम दे दिया जाता है एनुअल रिपोर्ट। इसी को क्या नाम दे दिया जाता है? एनुअल रिपोर्ट या एनुअल रिटर्न। नो सर, इसी को नाम दे दिया जाता है एनुअल रिपोर्ट। दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड व्हाट? एनुअल रिपोर्ट। दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड व्हाट? एनुअल रिपोर्ट। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? आंसर इज यस, बिल्कुल आ गई है। आगे बढ़ते हैं सर। दैट इज स्टेप नंबर 3, और सर्कुलेट कर दिया। नाउ सर, नाउ आगे देखिएगा। मैनर ऑफ सर्कुलेशन, सर्कुलेट कैसे करोगे? मैनर ऑफ सर्कुलेशन, मैनर ऑफ सर्कुलेशन। मैनर ऑफ सर्कुलेशन, हाँ जी, देखिए जरा आप कैसे सर्कुलेट करेंगे। हाउ यू सर्कुलेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, सर्कुलेट करने का तरीका क्या है? ध्यान से सुनिए जरा, लिखिए। अनलिस्टेड कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अनलिस्टेड कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर्कुलेट करेंगे फिजिकली। कितने दिन पहले? 21 दिन पहले। लिखेगा फिजिकली। लिस्टेड कंपनी के पास 3 ऑप्शन है। कितने ऑप्शन बोल दिया? 3 ऑप्शन है। लिस्टेड कंपनी 3 तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सर्कुलेट कर सकती है, क्योंकि लिस्टेड कंपनी के शेयर होल्डर बहुत ज्यादा होते हैं। इनको 3 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन, या तो आप फिजिकली सेंड कर दो, या तो आप फिजिकल सेंड कर दो। फिजिकल समझते हो? फिजिकल हार्ड कॉपी 21 दिन के अंदर अंदर, विद इन 21 डेज आप फिजिकली कॉपी को सेंड कर दो। दैट इज द पॉइंट नंबर 1। फिजिकली 21 दिन के, सबको फिजिकल दे दो, लेकिन इसमें खर्चा ज्यादा आता है। दूसरा सुन लो सर, अब दूसरा तरीका क्या है? लॉ मेकर कहते हैं ऑप्शन नंबर 2, दैट इज लिखिए ऑप्शन 1, फिर लिखिए ऑप्शन 2। 1 इज ऑप्शन 1, दैट इज सेकंड इज ऑप्शन 2, और लिखिएगा सारे शेयर होल्डर को सैलिएंट फीचर्स, मतलब पूरी डिटेल नहीं, सैलिएंट फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप सेंड करा दो। सारे शेयर होल्डर को आप क्या करो? सारे शेयर होल्डर को आप सैलिएंट फीचर्स, सारे शेयर होल्डर को क्या करो आप? सैलिएंट फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेंड करा दो।
सारे शेयर होल्डर को सैलिएंट फीचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप सेंड कर दो। समझ में आ गई बात। और सैलिएंट फीचर मतलब डिटेल में नहीं, यहाँ पे तो फुल डिटेल में जा रहा है, यहाँ पे तो क्या जा रहा है, फुल डिटेल में जा रहा है, लेकिन सैलिएंट फीचर्स आप डिटेल में सारे फिजिकली सेंड कर दो। कितने दिन पहले सेंड कर दो? 21 दिन पहले सेंड कर दो। लेकिन इसके साथ साथ लॉमेकर कहता है एक रिक्वायरमेंट और है, अगर आपने ऐसा किया तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट फुल डिटेल वाले अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखने पड़ेंगे फॉर इंस्पेक्शन ऑफ मेंबर। अगर मेंबर उनको इंस्पेक्ट करना चाहे तो मेंबर इंस्पेक्ट कर सकता है। इंस्पेक्शन ऑफ मेंबर्स मतलब क्या हुआ? बच्चों बोलो जरा। मतलब ये हुआ ऑप्शन नंबर 2 के अंदर, मतलब ये हुआ कि सैलिएंट, अगर ज़्यादा खर्चा लग रहा है आपको कि फिजिकल भेजने में, तो आप सैलिएंट फीचर भेज दो तो कम खर्चा लगेगा, लेकिन फुल डिटेल रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखना ताकि कोई मेंबर इंस्पेक्ट करना चाहे तो कर सके। प्लस 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 मेल के थ्रू भी भिजवा सकते हो, ये भी ऑप्शन है। मेल के थ्रू भी भिजवा सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू भी भिजवा सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको 2 कंडीशन सेटिस्फाइड करनी पड़ेंगी। इसके लिए 2 कंडीशन लिखी हुई है लॉमेकर ने। ईमेल में तभी भेज सकते हो, और उन्हीं शेयर को मेल के थ्रू भेज सकते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिनके शेयर ई फॉर्म में हैं, जिन शेयर होल्डर के शेयर ई फॉर्म में हैं। ध्यान से सुन लो, वो शेयर होल्डर, ध्यान से सुन लो सर, वो शेयर होल्डर, मैं क्या कह रहा हूँ, वो शेयर होल्डर जिनके शेयर ई फॉर्म में हैं एंड उनकी ईमेल आईडी कंपनी के पास रजिस्टर्ड है। सिर्फ उन्हीं लोगों को आप ईमेल के थ्रू भेज सकते हो, अदरवाइज आप बाकियों को ईमेल के थ्रू नहीं भेज सकते, आप दूसरे ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं। तो सर दिस इज द एंटायर। अब बताओ सर्कुलेशन के अंदर कितनी चीज़ें बता दी, जल्दी से बता दो। सर्कुलेशन के अंदर मैंने क्या क्या बता दिया कि सर्कुलेशन कितने दिन पहले होगा, सर्कुलेशन करने का तरीका क्या, अनलिस्टेड फिजिकल में भेजेगी, और जो लिस्टेड है उसके पास बताओ कितने ऑप्शन बता दिए, 3 ऑप्शन बता दिए। तो होप यू अंडरस्टैंड दैट। चलिए सर अब बताओ कितने स्टेप हो गए? 3। स्टेप 4, सर स्टेप 4 में कुछ भी नहीं है। अब अडॉप्शन बाय शेयर होल्डर, अडॉप्शन बाय द शेयर होल्डर, अडॉप्शन बाय शेयर होल्डर। हाँ जी, अडॉप्शन बाय द शेयर होल्डर। अडॉप्शन बाय शेयर होल्डर का मतलब, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अडॉप्शन बाय द शेयर होल्डर? अडॉप्शन बाय द शेयर होल्डर की शेयर होल्डर ओआर पास करेंगे और बैलेंस शीट को क्या करेंगे, अडॉप्ट करेंगे, बोर्ड रिपोर्ट को क्या करेंगे, अडॉप्ट करेंगे। यस हम सेटिस्फाइड हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा बनाए गए बैलेंस शीट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हम बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं। स्टेप नंबर 5, द मोस्ट इंपॉर्टेंट नाउ। स्टेप नंबर 5, फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू आरओसी। ये वैसे पहले बताया था, सेक्शन 137 इसके लिए लगेगा, सेक्शन 137 इज देयर, एंड आई वुड से इसका क्या है प्रोविज़न लिखेगा, इसका प्रोविज़न क्या है लिखेगा, जिस दिन कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग होगी, जिस दिन कंपनी की क्या होगी, एनुअल जनरल मीटिंग होगी, तो लॉमेकर बोलता है एनुअल जनरल मीटिंग के 30 दिन के अंदर आप आरओसी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पहले ही बताया था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करोगे इन द फॉर्म AOC4। कौन से फॉर्म में? AOC4। लेकिन सर इसकी कुछ एक्सेप्शन है, ध्यान से सुन लो वो एक्सेप्शन क्या है। इसकी कुछ एक्सेप्शन बता रहा हूं बच्चों, ध्यान से सुन लीजिए। अगर लिस्टेड कंपनी है, एक ऐसी कंपनी है जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल इक्वल टू मोर देन, पेड अप शेयर कैपिटल की बात हो रही है, 5 करोड़ या उससे ज़्यादा है, और एक ऐसी कंपनी है जिसका टर्नओवर इक्वल टू मोर देन 100 करोड़ रुपए है, और एक ऐसी कंपनी है जिसके ऊपर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स एप्लीकेबल है। तो लॉमेकर कहता है इन 4 कंपनी को 30 दिन के अंदर बैलेंस शीट फाइल करनी तो है, बट वो कौन से फॉर्म में फाइल करेंगे? AOC4 XBRL। इसको बोला जाता है XBRL फाइलिंग। XBRL फाइलिंग के ऊपर 4 नंबर का 5 नंबर का क्वेश्चन सेपरेटली आ सकता है। अब आप मुझे बताओ और कितने दिन में फाइल करना है? फाइल करने टाइम वही है बच्चों 30 दिन, लेकिन इनके लिए वो फॉर्मेट अलग आ गया है। कैन वी से XBRL फाइलिंग की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? XBRL फाइलिंग की बात हो रही है। तो दैट इज समथिंग विद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लॉमेकर कहता है विद इन 30 डेज आप आरओसी को फाइल करेंगे। क्या फाइल करेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कौन से फॉर्म में फाइल करेंगे? AOC4 में फाइल करेंगे। लेकिन 4 कंपनी के लिए XBRL फाइलिंग होगी। ये नॉर्मल है, ये XBRL फॉर्म नहीं है सर, इसको समझने की जरूरत है। तो दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा और याद होना ही चाहिए। दैट इज फाइलिंग टू द आरओसी। इसमें एक चीज़ और लिख लीजिएगा। अच्छा, AGM के अंदर क्या होना चाहिए? बैलेंस शीट अडॉप्ट होनी चाहिए। बैलेंस शीट शेयर होल्डर अडॉप्ट कैसे करेंगे? बाय पासिंग OR। इज इट ओके विद यू? लेकिन अब इसमें एक इशू और आ जाता है।
क्या ऐसा हो सकता है, इज इट पॉसिबल, ये है आपकी एनुअल जनरल मीटिंग और शेयर होल्डर ने यहाँ पे बैलेंस शीट अडोप्ट करने से मना कर दिया और वो कह रहे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने घपला किया है। अब मुझे बताओ, अगर एनुअल जनरल मीटिंग में बोर्ड बैलेंस शीट अडोप्ट ही नहीं हुई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अडोप्ट ही नहीं होती, तो क्या? तो लो मेकर कहता है कुछ भी नहीं। इन दैट वेरी केस 30 दिन के अंदर अंदर आरओसी को आप फाइल करोगे दोबारा एओसी 4 और यहाँ पे आप अनअडॉप्टेड बैलेंस शीट ही फाइल कर दोगे आरओसी को, तो फाइल तब भी करनी पड़ेगी, अनअडॉप्टेड करनी पड़ेगी। लेकिन उसके बाद, दैट इज अ फर्स्ट केस, उसके बाद क्या कभी ना कभी कंपनी फिर जनरल मीटिंग बुला के बैलेंस शीट तो अडोप्ट करवानी पड़ेगी। तो लोमीकर कहता है जब भी अब तुम जनरल मीटिंग बुलाकर बैलेंस शीट को अडोप्ट कराओगे तो जैसे ही अडोप्ट हो जाएगा फिर 30 दिन के अंदर अंदर आरओसी को आपको फिर बच्चों एओसी 4 फाइल करना है और अब की बार फाइल करोगे क्या, अडोप्टेड बैलेंस शीट। व्हाट विल यू फाइल, द अडोप्टेड बैलेंस शीट। कौन से फॉर्म में, एओसी 4 में। तो कैन वी से अनअडोप्टेड बैलेंस शीट भी फाइल हो सकती है, अडोप्टेड बैलेंस शीट भी फाइल हो सकती है। और अडोप्ट कौन करता है, शेयर होल्डर, बाय पासिंग व्हाट, बाय पासिंग द ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। तो क्या ये, अब मुझे बताओ 5 स्टेप समझ में आ गए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी कैसे, फिर वो अप्रूव और साइन कैसे हुई, सर्कुलेट करने का तरीका क्या हुआ, और अप्रूव अडोप्ट कैसे हुआ, और फिर आरओसी को फाइल कैसे हो गया। तो दैट इज ऑल अबाउट सेक्शन 137 एंड दैट इज इंपॉर्टेंट। यहीं पे एक चीज़ और नोट करा दूं अगर आप लोग कंफर्टेबल हैं। लोमेकर कहता है यहाँ पे ये सारी बातें 137 में लिखी थी ना, तो लोमेकर कहता है जिस दिन एजीएम होगी, ये वैसे कई बार पहले भी बता चुका हूँ, आप आरओसी को एक एनुअल रिटर्न भी फाइल करोगे, एमजीटी 7 में फाइल करोगे, ये बात सेक्शन 92 में लिखी हुई है। यानी एनुअल जनरल मीटिंग होने के बाद 2 काम करने अनिवार्य हैं, ये तो फाइल करना ही करना है। एनुअल रिटर्न कौन से सेक्शन में बोली हुई है, 92 में बोली हुई है, ये पहले भी कई बार बता चुका हूँ मैं आपको। तो सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव हो गई है, अडॉप्ट हो गई है, तो इस तरीके से प्रोविज़न आपके सामने है। इज इट ओके विद यू? चलिए सर, तो आप बोल सकते हो एक चैप्टर बड़ी जल्दी हम लोगों ने जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, अगेन आई वुड से वैसे तो 6 क्लास लगती हैं, लेकिन रिवीजन के अंदर हम लोग जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है उसको हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। जो चीज़ छूट रही है, छोटी मोटी चीज़ें छूट रही हैं, वो आप खुद करेंगे। अगेन आई वुड से रिवीजन में सारी चीज़ें करवाना पॉसिबल नहीं होता। आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन द सेम थिंग। इज इट ओके विद यू? चलिए बच्चों, चैप्टर को जो बताया है इसे कीजिएगा। सारी चीज़ें मुझे लगता है बहुत अच्छे से ब्रशअप हो जाएंगी आप लोगों की, और बहुत सारी चीज़ें आपको याद रह जाएंगी, रिटेन रह जाएंगी। इज इट ओके? और अगला चैप्टर जो रिवाइज करेंगे दैट वुड बी द ऑडिटर्स ऑफ कंपनी। तो आज के लिए इतना ही, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग वी डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।